हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लेसन 12 भारत के संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे, तो उसे लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हेडिंग है संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसके कुछ अंश बचे हुए हैं तो उसको हम पूरा करेंगे। जिसमें हमने ये भी जाना कि किस तरीके से जो संविधान है उसके जो मूल सिद्धांत थे, उसके मूल कर्तव्य जो थे, वो किस तरीके से प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक मूलाधिकार समिति और झंडा समिति, संघ समिति के आदर उसी के मतलब उसके हित में, जो उसके अंदर में जो उनके द्वारा जो संविधान सभा में चर्चा की जा रही थी, तो उसी आधार पर क्या हो रहा था आगे। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों के रूप में बने थे, और जो 1947 में जब संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित क्या हुई थी, प्रश्नावली हुई थी, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं ने, विधानमंडल ने और केंद्रीय मंडल के सहयोग की मदद से क्या हुआ था, उसमें राय लेने के लिए लोगों के पास भेजी गई थी। तो आगे हम ये देखेंगे, समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों का विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था। जिस तरीके से अलग अलग, जैसे हमने केंद्रीय विधानमंडल के माध्यम के जो सदस्य, विधानसभा के, विधानमंडल के जो भी सदस्य थे, उनसे क्या ली जा रही थी, राय ली जा रही थी, और उसी राय के आधार पर क्या हो, उसमें चर्चा की जाती थी, विचार विमर्श किया जाता था। मतलब जो भी सोच थी, उस सोच पर आधार पर क्या किया जाता था, विचार विमर्श किया जाता था, और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था, और पत्र के माध्यम से, मतलब पत्र व्यवहार के माध्यम से वो समिति तक पहुंचाई जाती थी। इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय होते थे। तो इस तरीके से जो संविधान में जो भी कार्य होती थी, वो कैसे होती, वो जन मतलब लोग होते हैं, चर्चा मतलब उस विषय के अंतर्गत विचार विमर्श करना। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ, जो अनुच्छेद बने थे, है ना, उस अनुच्छेद के तहत पर विस्तृत मतलब पूरी तरीके से खुले रोक से वाद विवाद हुआ, और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए, लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। तो इस तरीके से जो भी वाद विवाद हो रहे थे, उसमें क्या हो रहे थे, विरोधाभास हो रहा था, मतलब कुछ पक्ष हित और अच्छाइयाँ जो हो रही थी, क्योंकि जो सबकी सोच होती है वो अलग अलग होती है, तो इस तरीके से विरोधाभास जो हो रहा था, ये विरोधाभास जो विचार और निकल रहे थे, वो होना स्वाभाविक सी बात थी। तो प्रत्येक सुझाव पर क्या हो रहे थे, गंभीरता से विचार विमर्श किए जा रहे थे, और सहमति और असहमति के आधार पर, सभी के हित के आधार पर लिखित रूप से क्या किया जा रहा था, दर्ज किया जा रहा था। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई थी। इसी आधार पर, जो सैद्धांतिक आधार पर जो लिखित रूप में दर्ज किए जा रहे थे, उस आधार पर क्या हो रहे थे, संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर जो सिद्धांत बनाए जा रहे थे, उस पर विचार और बहस हो पाए। इस तरह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेदों का स्वरूप लेने से बचे। तो इस तरीके से जो भी विवाद हो रहा था, वो व्यक्तिगत मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के मतभेद जो भी थे, उस मतलब किसी एक व्यक्ति पर उसे ब्लेम नहीं करने का था, बल्कि जो भी विचार विमर्श हो रहे थे, वो क्या है, उस पर आगे बढ़े जा रहे थे। इन सारी बहसों का विस्तृत विवरण प्रकाशित है और आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो भी जो मतभेद उभर कर आए, जो संविधान के व्यापक सिद्धांत के रूप में निकल करके आए, उसे कहा गया है कि उस जो भी बहस हुए थे, जो भी मुद्दे पर मसले किए गए थे, तो उस पर क्या है, विस्तृत रूप से विवरण प्रकाशित है, और आज भी वो क्या है, इंटरनेट पर आप उसके बारे में आप देख सकते हो। संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद विवाद करके सहमति बनाई गई, अंगाकृत तथ्यों के से आप समझ सकते हैं। जो भी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उसमें किसी भी मुद्दे थे,
या जिस जो भी विचार निकल करके आ रहे थे उस पर विस्तृत रूप से क्या किया गया था, वाद विवाद किया गया था और उसमें सबकी सहमति बनाई गई थी। तो उसके पक्ष में कहा गया कि आगे हम क्या है उसको लिखित रूप से यहाँ पे बताया गया है, उसके कुछ अंश दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 12.4 में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सहमति का कामकाज। अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे। ये अप्रैल 1947 के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो राजा और महाराजा थे अपने प्रतिनिधि जो भी सदस्य चुने गए थे उसे क्या कहे संविधान सभा में भेजने लगे थे। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। तो 14 से 30 अगस्त के बीच में अगस्त 1947 के बीच में स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर क्या हुआ, संविधान सभा में एक अधिवेशन मतलब बैठक हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को क्या है संप्रभुत्व संपन्न मतलब सभी तरीके से पूर्ण रूप मान करके उन्होंने यह कार्य क्या है प्रारंभ कर दिया, मतलब उसकी शुरुआत की गई। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये क्या की गई, बनाई गई। सर्वप्रथम सबसे पहले 19 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति जो थी वो क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व उनकी देखरेख में बनाई गई। तब तक राजा राजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाही भी शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या है जो राजा महाराजा थे राजवाड़े थे उन्हें भारतीय जो संघ थी समिति बनी गई थी उसमें सम्मिलित करने की कार्यवाही उसकी शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दूसरी ओर ये भी पक्ष निकल रहा था कि जो भारत पाकिस्तान से जो क्या हो रहा था कश्मीर पर अधिकार को लेकर के ये प्रश्न पर उठ रहे थे और साथ ही साथ क्या है युद्ध भी हो रहा था। दोनों देशों में सांप्रदायिक मतलब दोनों क्षेत्रों में क्या हो रहे थे हिंसा भी हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था क्योंकि दो देशों के बीच में क्या है देशों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहे थे। तो उस विवाद को लेकर के प्रश्न को लेकर के युद्ध भी हो रहे थे और हिंसात्मक भी रूप लिया। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन जो सीमा रेखा थी वो निर्धारित भी हो रहा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उस समिति के माध्यम से जो 60 देशों ने उसमें भाग लिया था देशों ने संविधान सभा के विषय विशेषज्ञों मतलब उसमें ऐसे लोगों ने भाग लिया जो उसमें पूर्ण रूप से क्या थे दक्ष थे। ऐसे लोगों को उन्हें प्राप्त ज्ञान का उसने क्या किया विश्लेषण किया, उसके बारे में पता किया, उसके बारे में जाने, उस पर विचार विमर्श किया गया। उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विभाजन सभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया गया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सके। तो इन सारी चीज़ों मतलब जो विशेषज्ञों से प्राप्त जो भी ज्ञान का जो विश्लेषण हो रहा था विस्तृत रूप से उसे बतलाया गया था कराया गया। तो उसके निष्कर्ष पर स्वयं क्या किया गया विचार किया गया और जितने भी प्रांत थे जो क्षेत्र थे उस पर विधानसभा और क्या है जन सामान्य जो सामान्य लोग थे उनसे भी क्या किया गया साझा किया गया। उन्हें से भी उनके विचारों को उनकी राय ली गई, उनकी जो भी अपने हित में या अपने पक्ष में जो भी विचार थे उसके बारे में उनसे राय ली गई। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। तो इन सारे जो भी निष्कर्ष निकल करके आ रहे थे उन पर क्या किया गया उस पर विचार करने के बाद संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को उसे फिर से क्या किया गया प्रस्तुत या फिर कहें उसे पेश किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित किया गया। मुद्रित मतलब इसे छपाई करके इसे क्या किया गया प्रकाशित मतलब उसे बताया जाना दिखाया जाना या लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा। और
टिप्पणियाँ, सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित की गई, जो भी यहाँ पे मुद्रित की गई थी, छपाई की गई थी, जिसके माध्यम से ताकि लोगों को सभी को पता लग सके, और उस पर क्या की गई, टिप्पणियाँ होने लगी, सुझाव और आलोचनाओं के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। इन आलोचनात्मकों पर विशेष समिति विचार करती तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदन के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे। जो भी प्रकाशित हुई थी या जो भी प्रारूप तैयार किए गए थे कहें, उस पर के क्या हुआ, टिप्पणी होती थी, सुझाव होती थी, साथ ही साथ उसमें आलोचनाएं भी होती थी। मतलब दोनों पक्ष को, पक्ष और विपक्ष दोनों जो भी मुद्दे निकल के आते थे उस पर क्या है, विचार की जाती थी। ये समिति उस पर क्या करती थी, विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष, इन सारी जो भी क्या कहना चाहिए, प्रारूप तैयार की गई थी, उस पर जो भी निष्कर्ष निकलता था, प्रतिवेदन के रूप में उसे फिर से मतलब पुनः उसे प्रकाशित कराए जाते थे। आगे हम देखेंगे संविधान सभा वाद विवाद। जो संविधान सभा के टाइम में जो वाद विवाद हुए थे उसके संबंध में, मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा मंगलवार 29 अप्रैल 1947 का। भारत के संविधान सभा की बैठक 8:30 बजे नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की थी। मतलब उनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बैठक की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संविधान सभागृह, जो जहाँ पे लोग बैठ करके संविधान सभा में उस जो भी प्रतिवेदन तैयार किए गए थे उस पर मसले किए गए थे। तो देखते हैं उसमें क्या क्या बतलाई गई हैं। वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, समिति में 2 विचारधाराएं थी। एक विचार यह मानता था कि जितने संभव हो उतने अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। ये वल्लभ भाई पटेल जी ने जो मौलिक अधिकार, लोगों के नागरिक अधिकार के परामर्श सलाह समिति, जिसको कहते हैं परामर्श मतलब सलाह समिति, मतलब जो मिलकर के बनाई हुई ऐसी समिति का उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, समिति में 2 विचारधाराएं, मतलब जो समिति थी उसकी जो विचारधाराएं थी वो 2 तरह की थी। एक विचार का मानना था कि जितने संभव हो सके, मतलब जितने हो सके उतने अधिकार क्या है, शामिल करने चाहिए, जो कि क्या हो सके, अदालत में सीधे तौर से लागू किया जा सके। इन अधिकारों को केवल कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। जो इन अधिकारों के आधार पर, जो मौलिक अधिकार परामर्श के समिति के आधार पर कहा गया है कि इन अधिकारों को लेकर के कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के, मतलब बिना किसी समस्या के कहाँ जा सके, अदालत जा सके और अपने अधिकार को वो प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत यह था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसे बहुत अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिसे आधारभूत माना जा सके। दूसरी ओर जो विचारधारा का जो पक्ष ये था, मत ये था कि जो मूल अधिकारों को कुछ ऐसे अनिवार्य बातें, मतलब जो मुख्य तौर से जो बहुत जरूरी है उन बातों को रखा जाना चाहिए जिसे क्या है, बेसिक या फिर मूलभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। तो इस तरीके से दोनों पक्ष की जो विचारधाराओं में काफ़ी बहस की गई और फिर अंत में बीच का जो रास्ता निकाला गया जो सबके हित के लिए और सबके अच्छे के लिए वो काम आ सके। अब आगे देखते हैं, दोनों विचारधारा के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया गया। जो दोनों विचारधारा के जो भी लोग थे, सिर्फ वो देश के मौलिक अधिकार, जो सिर्फ नागरिकों के अधिकारों को लेकर के अध्ययन नहीं किया था बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र, दुनिया के लगभग हर देश के, मतलब बाकी और भी देश थे, वहाँ के जो भी मौलिक अधिकार थे उनका उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, उनके बारे में जाने समझे, उस पर विचार विमर्श किया। तो वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन, जो भी उन्होंने प्रतिवेदन तैयार की थी, उस पर कहा गया कि जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को क्या किया जाए, शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके, मतलब उसे सही माना जा सके, जो किसके, लोगों के हित में हो।
उस पर इस सदन में मतभेद हो सकते हैं, मतलब सदन में उस पर लेकर के मतभेद हो सकते हैं, और इस सदन को हर अनुच्छेद पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्त करने का सुझाव देने का अधिकार है। तो इस तरीके से सदन पे क्या है, इस अनुच्छेद पर जो भी उन्होंने अनुच्छेद तैयार किया गया उस पर क्या होगी, आलोचनात्मक तरीके से, मतलब सही और गलत दोनों पक्ष को देखते हुए उस पर क्या किए जाएगी, विचार किए जाएंगे। विकल्प ऑप्शन जो होंगे उस ऊपर होंगे। संशोधन मतलब उसमें हेरफेर या परिवर्तन या सुधार जैसे, और साथ ही निरस्त करने मतलब उसे हटाने का भी सुझाव देने का क्या है, अधिकार है। आगे देखेंगे श्री रंजन सिंह ठाकुर महोदय, मैं जिन बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूँ उसका संबंध धारा 6 से है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप, यहाँ श्री रंजन सिंह ठाकुर के माध्यम से जो भी उन्होंने उल्लेख करना चाहे जो भी बात, तो उसमें क्या है, धारा 6 से संबंधित है, जो क्या है, अस्पृश्यता से संबंधित है, जिसमें जैसे छुआछूत हो गई, बुराइयां हो गई, ऐसी चीज़ों से संबंधित उन्होंने मुद्दे निकाले हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा नामक रोग का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक हम जाति प्रथा को दूसरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक सही तौर से अस्पृश्यता की समस्या पर रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है। अस्पृश्यता जो कि क्या है, ऐसे समाज में क्या है जो बहुत बड़ा रूप धारण लेता है, तो उसके उन्मूलन के लिए उसके सुधार उसमें कर सकते हैं। तो कहा गया है कि अस्पृश्यता जाति नामक रोग का क्या है, प्रतीक होने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बस एक क्या है, जो छुआछूत हो या फिर जो बुराइयां होती हैं उससे संबंधित, जो कि क्या कहते हैं, जब तक हम इस जाति प्रथा को पूरी तरीके से खत्म ना कर दें तब तक सही तौर से जो अस्पृश्यता है या छुआछूत या जो भी इससे संबंधित जो बुराइयां होती हैं या समस्याएं होती हैं उस पर रोक लगाने का कोई उपाय नहीं है, कहा गया है। आगे हम देखते हैं SC बनर्जी के। अध्यक्ष महोदय, असल में अस्पृश्यता को स्पष्ट करने की जरूरत है। जो अस्पृश्यता शब्द है उसे क्या है, स्पष्ट करने की कि वो होते क्या है, उससे संबंधित। इस शब्द से हम पिछले 25 सालों से कैसे हैं, परिचित हैं, जिसके बारे में जानते हैं, फिर भी अभी तक इसके अर्थ को लेकर बहुत भ्रम है। मतलब लोगों में इससे संबंधित लोग क्या है, भ्रम है, लोग इसके बारे में सही नहीं जानते। कभी इसका मतलब एक गिलास पानी लेना भर है तो कभी हरिजन को मंदिर में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है। जो अस्पृश्यता से संबंधित कहा गया है, जो इसका मतलब सिर्फ क्या कहा गया है कि एक गिलास पानी भर से है, सिर्फ एक गिलास पानी, आप समझ सकते हैं। एक मुहावरे के तरीके यहाँ से बताया गया है कि जो अस्पृश्यता का मतलब जो कहने का बताया गया है कि वो सिर्फ क्या है, एक गिलास पानी लेने भर से है, तो कभी क्या है, हरिजन लोग हैं उनको क्या है, मंदिर में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है। इसका मतलब कभी इसका मतलब अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह में भाग लिया गया है। तो कभी इसका मतलब जो अस्पृश्यता का मतलब है अंतर्जातीय, जो अलग अलग जातीयता में विवाह करते हैं, ऐसे उसको कहा गया है, और साथ ही साथ भोजन से संबंधित से लिया गया है। इसलिए जब हम अस्पृश्यता शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इस शब्द से वास्तव में क्या अर्थ निकलता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि हमें अस्पृश्यता और जाति भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया है कि वो अपने सोच को व्यक्त किए हैं कि जो अस्पृश्यता है और क्या है, जाति भेद के बीच कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा है, अस्पृश्यता सिर्फ एक क्या है, लक्षण है, मूल कारण जाति भेद है। मतलब अस्पृश्यता को सिर्फ एक लक्षण के तौर पर मतलब इसे बताया गया है, बल्कि जिसका मूल कारण क्या है, जाति भेदभाव, जो विभिन्न जाति से संबंधित होते हैं, जैसे समाज में विभिन्न जाति के लोग होते हैं उससे संबंधित। जब तक इसके मूल कारण जाति भेद को हटाना
नहीं हटाया जाता, अस्पृश्यता कभी न किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी। कहने का ये मतलब कि जब तक हम जो जाति भेद जैसे चीज़ें हैं उसे जब तक हम नहीं हटाएंगे, तब तक जो अस्पृश्यता जैसे शब्द है वो किसी न किसी रूप में क्या रहेगी, मौजूद रहेगी। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हो। मतलब जब स्वतंत्र भारत देश में ये सभी की बात है, स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति को समाज में क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक उपलब्धता उनको प्राप्त हो। आगे देखते हैं श्री रोहिणी कुमार चौधरी। अस्पृश्यता की परिभाषा के लिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अस्पृश्यता का मतलब धर्म, जाति या जीवन यापन के लिए कानून द्वारा स्वीकार किए गए धंधों को लेकर भेदभाव प्रकट करने वाला कोई काम। ये श्री रोहिणी कुमार चौधरी के द्वारा बताया गया है कि जो अस्पृश्यता की परिभाषा की उन्होंने व्यक्त किया है वो इस बात या स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है, धर्म, जाति या जीवन यापन के लिए कानूनी तौर से क्या है, स्वीकार किए गए धंधे को, मतलब अपनाए गए धंधे को क्या करना है, भेदभाव को प्रकट करने वाला कोई एक क्या है, काम है, जिसको क्या कह सकते हैं, जैसे अस्पृश्यता जिसका शब्द हम यहाँ के बारे में जैसे विभिन्न लोगों ने अपनी सोच तर्क है उसे प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे देखेंगे श्री के.एम. मुंशी महोदय। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। परिभाषा को इस तरह के शब्दों में लिखा गया है कि यदि इसे मंजूर कर लिया गया तो वह जन्म स्थान या जाति यहाँ तक कि लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को अस्पृश्यता बना देता है। ये श्री के.एम. मुंशी जी ने जो अस्पृश्यता को उन्होंने बताया गया है कि इसका वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उन्होंने अपने पास स्पष्ट परिभाषित रूप से अपने शब्दों में लिखा है कि यदि इसे मंजूर किया जाता है, मतलब इसे स्वीकार किया जाता है, तो वो क्या है, जन्म के साथ, स्थान के साथ, जाति के साथ और लिंग के आधार पर क्या है, लोगों में ऐसी भेदभाव क्या है, अस्पृश्यता जैसी भेदभाव बनी रहेगी। अब आगे देखते हैं श्री धीरेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा। महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता किसी भी रूप में क्या है, अपराध है। उनके द्वारा कहा गया है कि कोई ना कोई परिभाषा तो होनी ही चाहिए जो अस्पृश्यता को क्या कर सके, पूरा कर सके, स्पष्ट कर सके। तो अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में क्या है, अपराध है। अस्पृश्यता के मामलों की सुनवाई करने वाले दंड अधिकारियों या न्यायिकों को परिभाषा देनी होगी। जो अस्पृश्यता के मामले में की जो सुनवाई है उसके आधार पर होने वाले जो भी दंडाधिकारी, उसके पक्ष में जो भी अधिकारियों हैं या फिर न्यायाधीश हैं, उससे क्या होगा, उन्हें परिभाषित देनी ही होगी, परिभाषा देखनी होगी कि जो अस्पृश्यता को पूरी तरीके से स्पष्ट कर सके। एक दंड अधिकारी किसी खास बात को अस्पृश्यता मानेगा, जबकि दूसरा न्यायाधीश किसी और बात को अस्पृश्यता मानेगा। यहाँ अलग अलग दो चीज़ों को के जो विचार हैं उसको कहा गया है, क्योंकि विचार जो होती है वो अलग अलग होते हैं। तो अस्पृश्यता से संबंधित कहा गया कि जो एक तरफ दंड अधिकारी वो किसी खास बात को अस्पृश्यता मानेगा, मतलब कुछ विशेष जो बात है उसे ही वो अस्पृश्यता मानेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यायाधीश होगा वो किसी और बात को, मतलब अलग अलग तरीके जो, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि अस्पृश्यता जाति नामक रोग है, लिंग से संबंधित है, जन्म स्थान से जाति, जो अलग अलग विचार यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं उससे संबंधित, मतलब दोनों की विचारधारा यहाँ पे दंडाधिकारी की अपनी एक जो अस्पृश्यता को वो उस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो दूसरी ओर जो न्यायाधीश होंगे वो अलग अस्पृश्यता को देखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि अस्पृश्यता का फैसला करने में दंड अधिकारियों की कार्यवाही में समानता नहीं होगी। मतलब दोनों की जो जब ये कार्यवाही होगी इस संबंध में, अपराधों से संबंधित जब फैसले लेने होंगे, तो दंड अधिकारी की जो भी उसमें समानता नहीं होगी। दोनों के फैसले कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तब न्यायाधीशों के लिए मामलों का फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। जब फैसले अलग अलग होंगे तो न्यायाधीशों को क्या होगा, इस मामलों पर फैसला करना मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा अप्रियता का मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जो अप्रियता होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में कैसी होती है, अलग अलग होती है। बंगाल में अप्रियता का मतलब कुछ और है, जबकि दूसरे प्रांत में उसका मतलब एकदम अलग है। मतलब जो यहाँ पे अलग जो अप्रियता का जो मतलब बताया गया है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देश में कहें तो वो उसका मतलब अलग अलग होता है। आगे देखते हैं वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि संघीय विधायिका इस खंड के उन हिस्सों के बारे में कानून बनाएगी जिसके लिए ऐसे कानून की जरूरत है। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि संघीय विधायिका अप्रियता शब्द की परिभाषा बनाएगी जिससे अदालतें उचित दंड दे सके। यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया के द्वारा उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया गया है कि वो अपना ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा गया है कि जो संघीय विधायिका है वो इस खंड पर, इस हिस्से पर जो कानून बनाएगी, जो विधायिका का काम होता है उस पर विशेष तौर से क्या है, ऐसे कानून की जरूरत है जिसके लिए उन्होंने क्या है, संघीय तौर से विधायिका क्या है, अप्रियता जैसे शब्द को परिभाषित करने के लिए बनाएगी, जिसका सही तरीके से अदालत में सही तरीके से न्याय हो सकेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबकी जो विचारधारा थी वो अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मुद्दे या फिर अलग अलग जो परिभाषित करने के तरीके हैं वो विभिन्न तरीके से उन्होंने अपने पक्ष को बतलाया है। तो इस तरीके से जो अप्रियता की परिभाषा बनाने का काम भविष्य की विधायिका पर छोड़ दिया गया है। जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उस पर छोड़ दिया गया है। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। 26 अक्टूबर 1948 को जब संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से जो भी प्रारूप तैयार किए गए थे, जो कानून बने गए थे, उसके समस्त में सदस्यों को क्या किया, पुनः वितरित किया गया, बांटा गया। इसमें संशोधन के सुझाव मूल अनुच्छेदों एवं धाराओं को सामने के ही पन्ने में मुद्रित किया गया था। इस संशोधन मतलब उसमें परिवर्तन के संबंध में सुझाव के लिए और मूल अनुच्छेद, जो मूल रूप से अनुच्छेद जो बनाए गए थे कानूनी तौर से, एवं उसमें धाराएं को धाराएं जो थी उसे सामने के पन्ने में मुद्रित मतलब उसे अंकित करने, उसे प्रकाशित करने के लिए किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचित थी। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया। तो ये किसके माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से संविधान पर पूर्ण रूप से इसे क्या है 4 नवंबर 1948 को इसे प्रस्तुत किया गया और स्पष्ट किया गया। 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया तथा भारत में कैसे शासन प्रणाली होनी चाहिए, इसके बारे में क्या है आगे हम देखेंगे। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार विमर्श आरंभ हुआ। तो इसके संबंध में क्या है, जो भी 1935 में जो भी अधिनियम का जो अधिकांश जो भाग था, जो हिस्सा था, तथा उसे भारत में उसकी शासन प्रणाली वो कैसी होगी, किस तरीके से वो न्यायिक संबंध में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ इसका 15 नवंबर 1948 का प्रारूप जो था वो खंडवार मतलब बांट करके इसे विभाजित करके, और साथ ही साथ धारावार जो धारा बनाए गए थे उस पर विभिन्न रूप से विचार विमर्श करना प्रारंभ किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।